नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बोरकर। आज हमारे साथ में है बीजेपी भाजपा नेता अविनाश ठाकरे जी, जो महानगर पालिका के सत्ता पक्ष नेता भी रहे। लेकिन आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सत्ता को लेकर उथल पुथल चल रही है, जहां पर शिवसेना के ऊपर के कई आमदार भी उन्हें पार्टी छोड़ के अलग चले गए, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अविनाश ठाकरे जी, अविनाश जी आपका हमारे स्टूडियो में नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए, जो पूरे महाराष्ट्र में जो चर्चा चल रही है सत्ता को लेकर, इसके ऊपर में आप क्या कहोगे? मूलतः अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो सरकार है महाविकास आघाड़ी, ये अविश्वास के पैरों पर ही खड़ी हुई हमें दिखाई देती है। क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ था तब शिवसेना और भाजपा इकट्ठा चुनाव लड़ी थी, प्रचार साथ में किया था और जनता ने भी देवेंद्र जी फडणवीस इनको मुख्यमंत्री मानते हुए और शिवसेना का उप मुख्यमंत्री रहेगा यही सोचकर वोटिंग भी किया था। लेकिन चुनाव के बाद तुरंत शिवसेना ने पलटी मारी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में जाकर बैठी, जो ना कि महाराष्ट्र की जनता को पसंद है, ना ही शिवसेना के उन तमाम नेताओं को पसंद है जो आज शिवसेना छोड़कर कहीं और जाकर बैठे हुए हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे 2-2.5 साल में असंतोष बढ़ता गया। और जैसे स्टेटमेंट आज शिवसेना के नेताओं के जो बागी नेता उनके आ रहे हैं, उसके ऊपर से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शिवसेना के अंदरूनी जो असंतोष है उसकी वजह से आज जो परिस्थिति है वो महाराष्ट्र में खड़ी हो चुकी है। ये शिवसेना का अंतर्गत मामला है और मुझे लगता है कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का साथ जो छोड़ा था उसका नतीजा जो है वो आज जनता के सामने आ रहा है। सर, हमेशा बीजेपी पे आरोप लगाया गया कि सत्ता पाने के लिए उम्मीदवारों को खरीद लेते, अपने पैसे देकर उनको, और पैसे का भी कई ये लगाया गया कि ये पैसों से ही उम्मीदवारों को खरीदते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है हमेशा? देखिए, अगर हम किसी को छू नहीं सकते हैं तो उसके ऊपर पत्थर मारा जाता है। और यही राजनीति में होता है कि अगर हमारे पास कोई और आरोप करने के लिए नहीं है तो हम यही आरोप करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता की लालच में आमदारों की खरीद पोस्ट करती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का हम अगर शुरुआत से प्रवास हम देखें तो 2 खासदारों से 319 खासदारों तक पहुंची हुई पार्टी है। काफ़ी साल विरोधी पक्ष में हम लोग रहे हैं। अभी भी 2.5 साल से हमने जो विरोधी पक्ष रहकर हमारे माननीय नेता देवेंद्र जी फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अब तक के सबसे अच्छे विरोधी दल के नेता का भी प्रशस्ति पत्र उनको मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी सत्ता के पीछे नहीं भागी। भारतीय जनता पार्टी जनता के काम पर विश्वास करती है और ये सेना का अंदरूनी मामला है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने सभी लगभग सेनाओं के नेता ये जो आमदार अभी बाहर में है उनके वक्तव्य अगर सुने होंगे तो उन्होंने सीधा जो निशाना है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पर और महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता माननीय उद्धव जी ठाकरे, इनके ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। उद्धव जी ठाकरे जो आज उनके साथ में आपकी भी सरकार रही हुई है, लेकिन मेरे को पता उस समय आप लोगों के संबंध अच्छे चले 14 तक के, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ उन लोगों ने उनकी सरकार बनाए। तो आज शिवसेना का ये भी आरोप है कि भाजपा के साथ हम जब भी सत्ता में रहे हमको वो वेटेज नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। देखिए, आरोप चर्चा इसमें बहुत अंतर है। 2014 से लेकर 2019 तक जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार चली, उसके बाद तब हम ये आरोप लगते थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये साथ में लेके नहीं चलते। फिर भी सेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही युति में चुनाव लड़ा है और तब जाकर सभी आमदारों ने जिन्होंने चुनाव जीते हैं उन्होंने देवेंद्र जी फडणवीस इनकी तारीफी की है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमने महाराष्ट्र में नहीं देखा जो सबको लेके चलता है। तो ये आरोप में कोई तथ्य नहीं है, ये कुछ विरोधी दल के द्वारा उड़ाई हुई खबरें हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं। अगर तथ्य होता था तो फिर चुनाव साथ में नहीं लड़ते थे। हाँ, ये उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी 2019 के बाद में, मति भ्रष्ट हुई थी। उसके बाद में शिवसेना प्रमुख ने वो निर्णय लिया, वो किस आधार पर लिया, किस तरीके से लिया, ये सारी जनता जानती है, इसलिए उसके ऊपर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। लेकिन कोई आमदार उस वक्त, आज जिस तरीके से आमदार खुलकर आकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं पर उद्धव जी ठाकरे उनके ऊपर आरोप लगा रहे, वैसे उस समय शिवसेना के कोई भी आमदार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगाते थे। ये सत्य हमने जान लेना चाहिए। सर, शिंदे जो आज शिवसेना छोड़ के अलग अपने साथ में अपने साथियों के साथ में अलग हुए, तो लोगों का ये भी कहना निकल रहा है, आम लोगों का भी और विपक्ष वालों का भी,
इनके पीछे भी बीजेपी का हाथ है, क्योंकि आज शिंदे सीधा कह रहा है कि अगर राष्ट्रवादी और कांग्रेस का हाथ छोड़े और बीजेपी का हाथ थामो तो मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार है। ऐसा क्यों? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले अभी तक की जो चर्चाएं चल रही थी वो टीवी पे माध्यम पे चर्चा चल रही थी, अमका फलाना अमका प्रस्ताव एकनाथ जी शिंदे साहब ने भेजा है, ऐसा प्रस्ताव भेजा है। लेकिन आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी तक मीडिया के सामने नहीं भेजा है, ना ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर सरकार बनाने की बात की है, ना ही मैंने शिवसेना छोड़ी है। उनका स्टेटमेंट ये है कि हिंदुत्व के आधार पर जो शिवसेना की स्थापना हुई थी वही हिंदुत्व के आधार पर हमें सरकार चलानी है और उसी के तहत हमें जनता का काम करना है और उसी के ऊपर वो अभी तक कायम है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बना रहे या शिवसेना उन्होंने छोड़ी है, तो इस आरोप में कोई भी तथ्य नहीं है। कि ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करने के पीछे राष्ट्रवादी या कांग्रेस का हाथ हो सकता? देखिए, ये इसके बारे में भी कोई पुख्ता बात तो सामने नहीं आ रही, इसलिए और जो देश और राज्य की जो राजनीति है उसमें उसके बारे में यहाँ पर बैठ के चर्चा करना उचित नहीं होगा। ये बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी टिप्पणी, कोई भी टिप्पणी करना। क्या लगता है अभी आज शाम तक के क्या रिजल्ट आ सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अभी जो चीज़ें या बातें सामने आ रही है, तो आज सवेरे शिवसेना के नेता और मंत्री आदित्य जी ठाकरे इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल पे से अपना मंत्री पद का जो उनका पोर्टफोलियो वो हटा लिया है। साथ ही साथ में अभी जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें पता चला है कि शिवसेना के कोई भी नेता, कोई भी मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं गए हैं। 6 से 7 मंत्री एकनाथ जी शिंदे के पास में। इसका मतलब है कि सारा का सारा मंत्रिमंडल शिवसेना के जो मंत्रीगण है वो सारे के सारे बाहर है और ऐसे वक्त निर्णय जो है उनके 5 बजे जब उनकी मीटिंग है उस मीटिंग में निर्णय निश्चित तौर पर सामने आएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि वो सरकार से बाहर निकले। शिवसेना ने कुछ बीच में गृह मंत्री पद भी राष्ट्रवादी से मांगी थी, उनको दिया नहीं गया। ये भी कारण हो सकता है शिवसेना में रहे हुए आमदारों का कि हमको कोई अच्छे पद नहीं मिल रहे हैं, सब राष्ट्रवादी और कांग्रेस के पास है। ये भी कारण लेके ये जो प्रकरण इतनी घटना घटी है ये कारण हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर टिप्पणी हम लोग कैसे करेंगे? अभी तो कल से ही ये सारा घटनाक्रम है तो इतना फास्ट चल रहा है। कोई भी जो सत्य बातें हैं वो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई है, तो इसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है कि शिवसेना के जो आमदार है वो महाविकास आघाड़ी के साथ में रहना नहीं चाहते। उनका कहना ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी में हम लोग रहेंगे तो हमारा उनके स्थानिक जगह पर नुकसान होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से हमारे मतदार संघ के काम नहीं हो रहे और इसलिए वो दुखी है और वो नहीं चाहते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ में शिवसेना जाए। अभी थोड़ी देर पहले शिवसेना के एक मंत्री केसरकर जी, इनका भी हमने इंटरव्यू देखा तो उन्होंने भी कहा कि कल की बैठक में उन्होंने शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे इनसे कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाके सरकार बनाए। ऐसी सारे आमदारों की भावना है, ये उन्होंने टीवी पर आकर कहा है। कुछ आमदारों ने भी इसी तरीके से बात की। इसका मतलब साफ है। अविनाश ठाकरे जी, ये मेरे को बताइए, कई कांग्रेस के नेता हो या राष्ट्रवादी के नेता कुछ हो आमदार जैसे, तो ये ईडी की कार्रवाई के कारण हो सकता है ये बीजेपी के सामने आने को डर रहे होंगे? देखिए, क्योंकि सभी जगह देखो तो बस एक ही है कि बीजेपी के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण शिंदे ने भी अपना एक गुट अलग बनाया होगा। कई कांग्रेस के भी नेता है जिनके ऊपर में 2014 के पहले कुछ आपके भाजपा नेताओं ने ही उन पे कई घोटाले के आरोप लगाए थे, जिसके कारण आज वो सब शांत बैठे रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि ईडी का जो कानून है वो कांग्रेस की सरकार में लाया गया था और उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया था। उस वक्त ईडी के सरकार में ईडी का जो इस्तेमाल है वो कांग्रेस की सरकार ने किया था। कानून भी उन्होंने लाया, कानून के सारी की सारी जो ये नोटिंग है वो भी उन्होंने बनाई है। ऐसा है कि अगर गलत काम करते तो सरकार अपना काम करेगी। हर एक के ऊपर ईडी लगी है क्या? अब देश में करीब 450, देश में 400-500 के ऊपर खास एमपी है। सारे देश में सारे के सारे आमदार अगर हम पकड़े तो 10-11 हज़ार 12 हज़ार आमदार है, हजारों मंत्री है, लेकिन हर एक के ऊपर लगा है क्या?
अब सेना के क्या हर एक मंत्री के ऊपर ईडी लगी है क्या? राष्ट्रवादी के हर मंत्री के ऊपर ईडी लगी है क्या? कांग्रेस के हर मंत्री के ऊपर ईडी है क्या? नहीं। जिन्होंने गलतियां की है, और एखादी चोरी होने के बाद पुलिस कब कार्रवाई करती है? जब कोई जाके कंप्लेंट करते हैं कि मेरे घर में चोरी हुई, तब जाकर पुलिस कार्रवाई करते हैं। तो उनके बारे में इस तरीके से आरोप होने के बाद उनके बारे में कंप्लेंट की गई है, और वो कंप्लेंट के तहत फिर ईडी ने अपना काम किया। उसमें जब तथ्य सामने आए तो उन्होंने अपनी कार्रवाई कर रहे। तो अगर हम चोरी करेंगे और कहेंगे कि नहीं हमको पकड़े नहीं, ये तो हो नहीं सकता, सरकार अपना काम करेगी। तो ये सब कहने की बातें हैं। अपना जो अंतर्गत उन्माद उनका कल है वो छुपाने के लिए वो ईडी का नाम ले रहे हैं। कई बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, या राष्ट्रवादी के नेता हो, या अदर्स पार्टी के नेता क्यों ना हो, सिर्फ बीजेपी को अगर छोड़े तो सब लोगों का एक ही कहना है कि ईडी के कारण कई नेता है जो बीजेपी के ऊपर में कई लोगों के ने कई संपत्ति ज़्यादा बना चुके हैं, कई घोटाले करे, लेकिन हमारे ऊपर में भी, उनके ऊपर में भी कार्रवाई घोटाले होने के कारण वो बीजेपी के नेताओं के नाम सामने नहीं ले पा रहे। देखिए ऐसा है, संपत्ति कमाना कोई बुरी बात नहीं है। संपत्ति तो इस देश के इंडस्ट्रियल्स भी कमाते, फिर उनके ऊपर ईडी लगती है क्या? संपत्ति किस तरीके से करते? ईडी की कार्रवाई का क्या मतलब है? मेरे पास आय से ज़्यादा अगर संपत्ति है, मैं अगर सरकार को बता दूं कि मेरे पास 100 रुपये है, और अगर कोई जाके कंप्लेंट करता है कि नहीं इसने 100 रुपये नहीं, इसके पास में 200 रुपये, ये ऊपर के 100 रुपये कहाँ से लाए, इसकी पूछताछ करो, तब जाकर उसके साथ में पूछताछ होती है कि ये 100 रुपये तुमने कहाँ से लाए बताए। अगर वो नहीं बता पाए तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ऐसा नहीं है, और जिनके ऊपर आरोप लगाए वो कोई दूध के धुले नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। इसलिए जिनके बारे में पुख्ता सबूत ईडी के पास में, उनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है, एक आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। और आप महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे तो 4 दल है, 4 में से 3 दल सत्ता में बैठे और 1 दल विरोधी इसमें है। और सत्ता में जो दल बैठा है उसको सरकार चलानी नहीं आ रही है, वो सरकार में उसके सामने वो तीनों का आपस में मेल मिलाप नहीं हो रहा, इसलिए वो सरकार नहीं चला पा रहे। पिछले 2.5 साल में एक भी जनता के लिए उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, जो डिसीजन लिए वो इंप्लीमेंट नहीं किए। तो अपनी जो सरकार की जो गलतियां या सरकार का जो सरकार की जो खामियां हैं वो छुपाने के लिए वो विरोधी दल पर यानी भाजपा के ऊपर ईडी का आरोप कर रहे हैं। यही इसका अर्थ निकलता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भी 2.5 साल हो गई है सरकार को। 2.5 साल में से 1 साल तो अपन कोरोना पकड़ लेते हैं, लेकिन 1.5 साल में भी ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस आघाड़ी सरकार की। तो इन मुद्दों को भी लेके बीजेपी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए एक्शन बीजेपी ने मोर्चे निकाले, बीजेपी ने संविधान भवन में बात रखी। और कोरोना क्या खाली महाराष्ट्र में था क्या? कोरोना तो पूरे भारत में था। फिर उत्तर प्रदेश में कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर कर्नाटक में कैसे डेवलप हुआ, फिर मध्य प्रदेश में कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो जहां पर कांग्रेस की भाजपा की सरकार नहीं, वहां पर भी कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है ना महाराष्ट्र के अलावा। आपका कहना है कि कांग्रेस ने 2.5 साल ही पकड़ेंगे, कोई विकास नहीं किया जो बीजेपी ने की, जो मेट्रो से लेके यहाँ सीमेंट रोड से लेके जो डेवलपमेंट, उसके बाद एक विकास नहीं है ना। आपका कहना है कांग्रेस की सरकार हो या आघाड़ी की सरकार हो, यहाँ जहाँ इनकी सरकार थी अपने महाराष्ट्र और भी अदर में, इनने विकास नहीं किया सर। देखिए वो मूलतः सरकार ही बनी है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके। वो तीनों दल इकट्ठा आए हैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए, वो विकास के नाम पर इकट्ठा नहीं आए। क्योंकि विकास के नाम पर भाजपा और सेना लड़ी थी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी अलग लड़ी थी, चुनाव लड़ी थी। तो जब वो साथ में आए तो वो एक ही मुद्दे पर साथ में आए कि भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना। और फिर विरोध करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि जो अच्छे प्रकल्प थे भारतीय जनता पार्टी ने लाए हुए उनके कार्यकाल में, उनको रोक दिया। और उनको रोकने के बाद अभी फिर नया प्रकल्प लाने के लिए उनको समय लगेगा या फिर इच्छा शक्ति चाहिए। उनका एक ही एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना। उनका सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने में ही अगर लगा है तो जनता के विकास की कब बात सोच सकते हैं। और एक मत नहीं है सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई डिसीजन लेते हैं तो दूसरे मंत्री उसके ऊपर विरोध करते हैं, उप मुख्यमंत्री कोई डिसीजन लेते हैं तो मुख्यमंत्री उसको काटते हैं। ट्रांसफर के वक्त अभी सवेरे एक अधिकारी का यहाँ से वहाँ का ट्रांसफर आता है, शाम को वो ट्रांसफर का ऑर्डर वापस लिया जाता है। तो सरकार में एक वाक्यता नहीं है, एक मत नहीं है, इसलिए कोई भी डिसीजन सरकार नहीं ले पा रही है। इसीलिए जनता के हित का कोई भी निर्णय सरकार ये 2.5 साल में ले नहीं पाई। और अगर ये साथ में भी रहे तो 5 साल खत्म भी हो जाएंगे तो भी एक भी निर्णय ये विकास नहीं होगा 5 साल में, विकास, क्योंकि उनका एजेंडा विकास का है। एक में के तंगड़े खींचने का काम चल रहा है इनका। बिल्कुल। इसलिए आपकी इच्छा रहेगी कि इस बार फिर सत्ता में वापस बीजेपी आ जाए? हर दल की इच्छा रहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारी क्यों नहीं इच्छा रहेगी, हमारी विकास भी जिस तरीके से आपकी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की इच्छा रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता फिर से महाराष्ट्र में आए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के जितने भी लोगों ने
उस वक्त युति को वोटिंग किया था और 164 एमएलए चुनकर लाए थे, उन सब की इच्छा रहेगी कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने। 2.5 साल के पहले में जो बीजेपी ने जो लाए थे मेट्रो से लेके अपने नागपुर की बात करें, तो इससे उस समय इन लोगों ने विरोध किए थे आप लोगों का, बीजेपी का, इससे नुकसान होने वाला है करोड़ों रुपए। लेकिन आज देख रहे हैं कि इसी का फायदा खुद कांग्रेस, राष्ट्रवादी लोग उठा रहे हैं। देखिए, जब विरोधी, इनका प्रॉब्लम यही है, ये लोग करते कुछ नहीं, लेकिन जब जब अच्छी योजना है तो उसको विरोध करते हैं। अभी अग्निवीर की जो योजना माननीय इन्होंने लाई है प्रधानमंत्री साहब ने, अभी वो योजना पूरी तरह से जनता के पास पहुंची भी नहीं कि उसका विरोध चलो गया। इसका मतलब क्या है? वो स्पॉन्सर्ड विरोध है। अभी काश्तकारों के लिए कायदे लाए थे, महाराष्ट्र में वो कायदा पहले से अस्तित्व में था, महाराष्ट्र में कायदा पहले से अस्तित्व में था, और शरद जी पवार जो कृषि मंत्री थे उन्होंने वो लाया भी था। लेकिन उसी कायदे को अगर पूरे देश में भाजपा ने लागू कर दिया तो महाराष्ट्र में उसका विरोध किया। मतलब ये सारा का सारा जो विरोध है वो विरोध के लिए विरोध है, पॉलिटिकल विरोध है, और सत्ता के लिए, सत्ता के लिए। और अच्छे काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हमारा आने वाले समय में क्या भविष्य रहेगा, इस सोच पर आधारित ये विरोध है। अब फिर से अपन महाराष्ट्र के मुद्दे पे जो आज पूरा वातावरण पूरा महाराष्ट्र का खराब चल रहा बोलेंगे हम तो, क्योंकि लोगों की तो सेवा हो नहीं रही है, लेकिन सत्ता के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस हो उसमें बीजेपी सभी हो। लेकिन यहाँ हम तो देखें हमारे नागपुर शहर का विकास तो कुछ हुआ नहीं 2.5 साल में, लेकिन सत्ता के लिए अपन लड़ाई चालू है। तो इसका भुगतान आम जनता ने कब तक करना चाहिए? देखिए, नागपुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो नागपुर शहर में पिछले 15 साल से महानगर पालिका के माध्यम से आपने जो परिवर्तन देखा है और सभी दुनिया ने परिवर्तन देखा है। आज जब भी यहाँ के जो बच्चे फॉरेन में पढ़ने के लिए या रहने के लिए गए, जब वो आते तो कहते कि हमें ऐसा लगता है कि हम फॉरेन में आए हैं। इस तरीके का विकास आज नागपुर में चल रहा है। विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी खत्म नहीं होगी। शहर बढ़ेगा, नए एरिया में आएगा, वहाँ पर नई समस्याएं खड़ी होगी, उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पानी के बारे में जब हम लोग 15 साल पहले सत्ता में थे 24 टाकियाँ थे, अभी 74 टाकियाँ बन चुकी है। मैक्सिमम रोड सीमेंट के बन चुके हैं, मैक्सिमम जगह पे पानी हम लोग पहुँचाने में सफल हुए हैं। कचरा गाड़ी की व्यवस्था हमारी अच्छी चल रही है। एक महानगर पालिका के माध्यम से जो भी सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए उसके लिए महानगर पालिका के माध्यम से हमने काफ़ी सारे काम किए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% काम किया है, कुछ काम विकास के मायने बदलते रहते हैं, वो बदलते मायनों के साथ में हमें और आगे चल के और भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी सत्ता के कार्यकाल में हमने लोगों का न्याय देने का कोशिश भी एक है, और नागपुर महानगर पालिका में जो टैक्स में जो भ्रष्टाचार था वो भी खत्म कर दिया हमने। सत्ता पक्ष नेता थे आपने उस समय भी बहुत डेवलपमेंट विकास किए हैं, ये हमने देखी उस समय। लेकिन आज हम नागपुर शहर में देखेंगे तो आबादी बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पुराने अपन बोलेंगे सीवर लाइन बोलोगे, पानी की पाइपलाइन बोलो, वो उनके वजह से आज जो प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि उस समय उस आबादी के हिसाब से उससे छोटी पाइपलाइन डाली जाती थी, सब कुछ किया जाता। आज दिन तक दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहा है, इनके लिए कोई योजना है क्या? देखिए, हमने इसके लिए पानी के लिए तो हमारी योजना चली रही है। हर साल हम नए एरिया में पाइपलाइन जो खराब हो चुके हैं बदलने का हमारा हर साल 150-200 करोड़ रुपए की हम लोग लाइन बदलती है, और वो एरिया हम लोग उसको रेक्टिफाई करके हम लोग आगे चलते हैं। सीवर लाइन का नेटवर्क बदलने के लिए हमने ऑलरेडी सरकार के पास में प्रस्ताव भेजा है, और नाग नदी पुनर्जीवन में वो प्रस्ताव को केंद्र सरकार की ओर से मान्यता भी मिली, और उसका काम भी हम लोग आने वाले समय में करने वाले। तो एक शहर करके जो चीज़ें लगती है अकेली महानगर पालिका उसको नहीं कर पाती, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलती है उसका आधार लेके और फिर महानगर पालिका का कुछ हिस्सा डाल के हम लोग उसको पूरी तरह ले जाते। ये चेंजेस शहर में होते रहे, हो रहे, और आने वाले समय में भी ये कंटिन्यूएशन में होते रहेंगे, और एक अच्छा शहर विकसित हमने किया है। आज शहर का अगर आप लुक देखेंगे तो लोगों का जो अट्रैक्शन है शहर में, और रहने की इच्छा प्रबल होती जा रही है, और लोग खुश है इस शहर की कि अच्छी सुविधाएं शहर में मिल रही है। अगर फिर से आपकी सरकार आती है, क्योंकि आप सत्ता पक्ष नेता थे, और अगर सरकार फिर से अभी ये चुनाव में आती है महानगर पालिका की, तो नया डेवलपमेंट क्या रहेगा आम जनताओं के लिए, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप बता सकें? देखिए, डेवलपमेंट के जो मायने हैं वो हर समय बदलते रहते। उस वक्त की रिक्वायरमेंट और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत जो विकास के अभी गणित रखे हुए हैं, जो मायने रखे, उसके हिसाब से जो आवश्यकता है उसको हम लोग चेंजेस में जरूर लाते हैं। वो समय समय पर तय होता रहता है। हमारे कुछ जो प्लान है कि हर 1 लाख पब्लिक के पीछे एक मार्केट होना चाहिए, उसके लिए भी हमारा काम चल रहा है।
स्पोर्ट्स के लिए, एक्टिविटी के लिए हमने अभी पिछले जो 1 साल है कोरोना के बाद में, उसमें 150 ग्राउंड नागपुर शहर में तैयार किया, जहां पर हम लोग देखते कि कई जगह पे भी बच्चे खेल रहे हैं। योगा शेड हमने काफ़ी पैमाने पर तैयार किए हुए। गार्डन हमने 22 से लेके 51 तक गार्डन हम लोग लेके गए हैं। आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे, कुछ स्टेडियम बना रहे हैं और इस तरीके से जो नीड रहेगी उस वक्त की नीड रहेगी। अभी वाईफाई सिटी हमें बनानी है आने वाले समय में, क्योंकि वाईफाई अगर शहर की जनता को फ्री मिला तो आज मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन आ रही है, एजुकेशन ऑनलाइन आ रहा है, सारी की सारी ऑनलाइन आएगी, तो उसका फायदा शहर की जनता को होगा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बड़ा सा स्कोप। नागपुर का विषय करते इसमें चर्चा, लेकिन मैं ये बताए, अभी शरद पवार ने भी कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए 3 बार सरकार गिरा चुकी है। ये शरद पवार का स्टेटमेंट था कल से। देखिए, शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता है, लेकिन हम उनका अगर हम सारा का सारा पूरा उनका लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने अपने आप से पूछना चाहिए कि उन्होंने कितनी बार किसके पीछे, पेट के पीछे खंजीर को पार, कितनी बार सरकार गिराई है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, बोलने का मतलब आप है कि कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने अपना पक्ष बनाया, पहला एक मुद्दा वो उन्होंने कितनी बार सरकार गिराई है ये सारे राजनीतिक गलियारों में मालूम है सबको, लेकिन वो बहुत बड़े नेता है, इसलिए मैंने उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना रहेगा कि शरद पवार जी जब दूसरे के ऊपर आरोप करते तो उन्होंने अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सत्ता बैठती है तो अपने देवेंद्र फडणवीस जी फिर से वही पद पे आ सकते हैं। ये पार्टी तय करेगी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मुख्यमंत्री के इसमें देखा गया कि एक आज देवेंद्र फडणवीस में अगर हम देखें और उनके छोड़कर और कोई और चेहरा है क्या? आज की सीनियर में हम लोग देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जी का ही चेहरा महाराष्ट्र में है और केंद्र सरकार के तरफ से भी केंद्रीय नेता भी उनके पीछे बड़ी ताकत से खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आज सरकार बनती है तो फिर से देवेंद्र जी फडणवीस ही इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव का भी विषय करते हैं, तो अगर उसमें आपकी सीटें अगर ज़्यादा से ज़्यादा आती है तो नया डेवलपमेंट में स्कूल रहेगा क्या प्रोजेक्ट में, कि जो सरकारी स्कूल को नया डेवलपमेंट कर सकते, जैसे केजरीवाल ने अपने दिल्ली में कर दिखाया, ऐसा कुछ कर पाओगे क्या? देखिए, हमने एक पॉलिसी 2007 में बनाई थी, उसके तहत हम आगे चल रहे हैं। अभी पिछले साल हमने 6 स्कूल नागपुर शहर की 6 विधानसभा में हमने एक प्रयोग किया कि हम जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल स्टार्ट करेंगे एक संस्था को साथ में लेके। आज ऐसी परिस्थिति है कि उसमें एडमिशन के लिए अभी जैसे प्राइवेट स्कूल में चिट्ठियां लगती थी ना नेताओं की, वैसी चिट्ठियां लगने लग रही है। हमारे पास में रिकमेंडेशन आ रहा है, फलाने फलाने के लड़के को ढिमका आपके स्कूल में एडमिशन दीजिए। इस तरीके की जो भी सीट है सारी फुल हो चुकी है। अभी नए लोगों को आना, वो चाहते कि वो स्कूल में आए, तो हमने ये प्रोग्राम ऑलरेडी चालू कर दिया है। प्रायोगिक स्तर पे हमने 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 स्कूल खोली है। आने वाले समय में हम और ज़्यादा स्कूल इस तरीके से हम लोग इंग्लिश मीडियम की आरोप भी लगाया गया कि सरकारी स्कूल जो महानगर पालिका की थी, जो बीजेपी के समय पे ही कई स्कूल को बंद करके प्राइवेट वालों को दिया गया है। कई बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स खड़े गए हैं, कई ऑफिस बन गए। देखिए, इस देश में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी 1991 में आदरणीय पीवी नरसिंह राव पूर्व प्रधानमंत्री इन्होंने लाई है और वो पॉलिसी फिर हर सरकार ने कंटिन्यू की है। अब मुझे कांग्रेस पर तरस आता है हमेशा कि जो पॉलिसी ही उन्होंने लाई उसको हम आगे बढ़ावा दे रहे, उन्होंने खुश होना चाहिए क्योंकि उन्हीं की पॉलिसी हम आगे लेके जा रहे हैं, उनके धोरण को। तो ये सब पॉलिटिकल आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी इसका विरोध करती थी, लेकिन आज बीजेपी हुई ठीक है ना। हम देखिए, समय की बात है, हर समय विरोध के लिए उचित नहीं होता है। उस वक्त की जो परिस्थिति है उस वक्त विरोध किया, आज वो आवश्यकता लग रही। आज वर्ल्ड का जो पूरे दुनिया का जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा, तो वर्ल्ड पॉलिसी के साथ में हमें चलना पड़ता है। और अगर अच्छी चीज मिलती है, अगर प्राइवेटाइजेशन में लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है, तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल भी ला सकते, महानगर पालिका में डेवलपमेंट कर सकते। महानगर पालिका के जो ये है, महानगर पालिका के जो अधिकार है उसमें प्राइमरी स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ पोस्ट की सुविधा देने का अधिकार महानगर पालिका को है। लेकिन राज्य सरकार हमें अगर परमिशन देती है, राज्य सरकार उसके लिए अगर कुछ हमें ऑर्डर देती है, तो निश्चित तौर पर हम उसको लाएंगे। भाजपा नेता थे हमारे साथ में अविनाश ठाकरे जी, जिनने महाराष्ट्र का जो जो चालू है, कौन अपनी सरकार बना सकते वो मुद्दे को लेकर, और हमने जो महानगर पालिका में जिस तरीके से बीजेपी ने विकास किए, डेवलपमेंट किए,
और लेकिन 2.5 साल में हमने देखे अभी तक कि कोई विकास हुआ नहीं है। लेकिन इन सभी मुद्दों को लेकर हम अविनाश ठाकरे जी से हम चर्चा की, लेकिन इन्हीं चर्चा को हम आगे चलते रहेंगे। नमस्कार।